प्रमीत जी, जेडी वैंस का बयान, उसी का जिक्र मैं कर रही थी। एक तरफ आप इजराइल को अपना अलाई बताते हैं, उसी के साथ आप ये जंग शुरू करते हैं, और अब ये जो पीस डील हुई है उसमें पहले तो आपने इजराइल को इंक्लूड नहीं किया, फिर ये जेडी वैंस एक्यूज कर रहा है इजराइल को कि इजरायली गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत हो और बातचीत डीरेल हो जाए, एमओयू जो है वो डीरेल हो जाए। नहीं, देखिए, जैसे मैं अभी जिस शुरू में बता रहा था कि देयर इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन प्ले। अभी कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव है। जैसे अमेरिका में नवंबर में चुनाव, उससे पहले ही चुनाव की बात हो रही है इसराइल में। सो इसराइल डजंट वांट टू शो देयर वीक फेस। इसराइल वांट्स टू शो वेरी हार्डलाइनर फेस। इसराइल वांट्स टू शो दैट वी आर फाइटिंग वेरी फियर्सली, और वो किसी भी प्रकार से हिजबुल्लाह या हमास के किसी भी एलिमेंट को बख्शेंगे नहीं। अगर वो ये चेहरा दिखाते हैं तो ही उनको उसमें चुनाव में बड़ा फायदा होगा। अदरवाइज नेतन्याहू साहब की भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफी घट गई है। इसलिए दे आर कंपेल्ड टू डू सो। इसलिए इस तरह से वो बात पूर्ण रूप से जो जेडी वैंस साहब ने कही है वो उस सापेक्ष में कही है। बट अमेरिका का स्टैंड वेरी क्लियर है कि अमेरिका इज गोइंग टू अटैक, अमेरिका इज गोइंग टू डोमिनेट एंड देन गो टू द निगोशिएशन टेबल। और अगर अमेरिका के निगोशिएशन टर्म्स पे आपने नहीं मानी ईरान ने, तो अमेरिका विल डबल दी प्रेशर, अमेरिका विल अटैक मोर फियर्सली, और फिर उसको मजबूरी में मानना पड़ेगा। यही अमेरिका की पिछले कुछ महीनों से स्टाइल रही है। इट इज सक्सीडिंग। अमेरिका मिलिट्रीली तो डेफिनेटली सक्सीड हुआ है, पॉलिटिकली जरूर बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब ने कई बार कहा कि मैं 7 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा या 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो 4 महीने का जो समय है, उसलिए लगता है कि शायद अमेरिका पॉलिटिकली नहीं जीत रहा है। अदरवाइज मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका इज डेफिनेटली हैविंग अ बिग अपर हैंड राइट नाउ। ठीक है। कार्तिक गौर जी, इसमें पाकिस्तान के भी फिर से रोल आ गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम चाहते हैं दोनों देश बात करें, दोनों देश बातचीत से मसला हल सुलझाए। वो फिर से चाहते हैं कि ये पीस टॉक दोबारा से शुरू हो। कर पाएगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही घिरा पड़ा है, खुद ही उसमें पीओके में इस वक्त वहां पर बवाल चल रहा है, बलूचिस्तान में बवाल चल रहा है, तो कहां से पाकिस्तान क्या कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान के बस की बात है ही नहीं। वो तो सारे लोगों को पता है डे वन से। ये थोड़ा बहुत भी पीस डील में जो पुश मिला, दैट वाज बिकॉज ऑफ कतर गेटिंग इन्वॉल्व। तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को ठीक है कि एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिसको कोई श्राद्ध में भी ना बुलाए हो, उसको कोई मुंडन में भी बुला दे तो एक बड़ी चीज़ होती है। तो वो तो ऐसे ही घुसा था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज कतर गॉट इन्वॉल्व और कतर की क्रेडिबिलिटी है विद इन ऑन द बोथ साइड्स, तो उस वजह से थोड़ा पीस डील भी आगे बात बढ़ी। और पीस डील बेसिकली वाज गोइंग टू बी अ लॉस डील फ्रॉम डे वन, क्योंकि आप इसराइल को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इट इज नॉट गोइंग टू अटैक इट्स एनिमीज। वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द पीस डील वाज मेड इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टू नॉट इवन लास्ट फॉर 60 days। तो पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेयर एट ऑल। रिजवी जी, बाब अल मंदेब की बात हो रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से हुती का भी एक अटैक हुआ, पहले और यमन में अटैक होता है सना एयरपोर्ट पर, उसके बाद हुती की तरफ से आभा एयरपोर्ट पर अटैक होता है। बाब अल मंदेब भी अगर बंद करा दिया जाता है, क्योंकि ये एक्यूज किया जा रहा है ईरान को कि ईरान की कोशिश कर रहा है कि उसको भी बंद करा दे। होर्मुज पर तो अपना कंट्रोल चाहता ही चाहता है, उसके थ्रू तो शिप्स को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। अगर बाब अल मंदेब को भी ईरान बंद करवा देता है तो ये तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा देश के लिए। तो ईरान पर यह आरोप लग रहा है कि बाब अल मंदेब को बंद कराना चाहता है। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने जो आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर में इतनी जो तरक्की हो गई है, फिर भी इस तरह से झूठ बोला जाता है। बहरीन और कतर में इसलिए हमला नहीं हो रहा है, अटैक नहीं हो रहा है कि वो नजदीक है या इसलिए नहीं, तो उर्दन बहुत दूर है, जॉर्डन बहुत दूर है। जॉर्डन में क्यों हो रहा है? कारण ये क्योंकि इनके थार्ड और पैट्रियट सिस्टम और सीरैम सिस्टम जो कल इन्होंने, इनके सीरैम राडार सिस्टम है, इसको ईरान ने नष्ट किया। ये इन 3 बेसिस पे थे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ईरान किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है, किसी से खैरात नहीं मांग रहा है। वो दूसरे कंट्री है जो खैरात में जिंदगी गुजारते हैं अपने। ईरान के अपने फ्रोजन एसिड्स है जिसको वो आजाद कराना चाहता है। ये 2 बात क्लियर। तीसरा, अब आपका सवाल कि यमन में क्या हो रहा है। देखिए, यमन में जो ब्लॉकेट लगा रखा है, यमन में जो कितनी जाने जा रही है, वो हॉस्पिटलाइज लोग हैं, उनको इलाज के लिए नहीं आने दिया जा रहा था। और उसी दौरान जो अयतुल्ला खामनेई का फ्यूनरल हुआ, उसमें एक डेलीगेशन आना चाहता था। जब वो फ्लाइट वहां से टेक ऑफ की तो उसको टेक ऑफ नहीं करने दे रहे थे, और यमन के होती जो है फिर उसको सेव किया उन्होंने, और वो टेक ऑफ हुई। और वो जब आ गई यहाँ पे और दोबारा जब सिस्टम हुआ, वो 1 महीने 20 दिन यहाँ थे और उनका इलाज हुआ। और ये जब वापस जा रहे थे
तो जो है उस पे दोबारा वो लैंडिंग के दौरान उस पे हमला होता है। आप ये बताइए, बहुत इतने बड़े एक्सपर्ट्स हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे, ये बताएंगे एक एयरबस नॉर्मल फ्लाइट में कितने असलहे जा सकते हैं, कितना सिस्टम जा सकता है। उसको कह रहे हैं उसमें वेपन्स थे और पता नहीं क्या आर्म्स थे और क्या थे। भाई वेपनाइज तो अमेरिका और इसराइल कर रहा है पूरे गल्फ को। ईरान क्या वेपनाइज कर देगा, क्या दे देगा उनको? मिसाइल्स चले जाएंगे उसमें। वो सर बताएंगे, मुझे तो नहीं आइडिया कि कितने उसमें मिसाइल्स जाते हैं और कितने सिस्टम जा सकते हैं।